ET9 स्वदेश पर प्री बजट इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और सभी को उम्मीदें हैं, इंतजार बेसब्री से हो रहा है क्योंकि देश की जो इकोनॉमी की जो स्थिति है थोड़ी सी सुस्त जरूर हुई है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सवाल है, लोग उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि टैक्स में थोड़ी राहत मिले तो थोड़ी सी सेविंग बढ़े और फिर वो सेविंग रूट होकर बैंकों तक पहुंचे और जो कासा की दिक्कत वहां पे आ रही है शायद उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा FIIs रूठे हुए हैं। क्या बजट उनका सेंटिमेंट सुधारेगा? क्या बजट में ऐसे कुछ ऐलान होंगे जिसके चलते जो अभी वो बाहर बैठे हुए हैं बाजार में फिर से आके पार्टिसिपेट करेंगे? ढेर सारे सवाल हैं और जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों के बहुत ही सटीक आंसर आप ले दें ताकि बाजार में पर्सनल फाइनेंस को लेकर आप अपने स्ट्रेटजी को मुकम्मल तरीके से बना सकें। और आज इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं ET9 और ET9 स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, थैंक यू सो मच बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि आप एक्साइटेड कितने हैं बजट को लेकर? क्योंकि कहा यह जाता है कि नहीं, नॉन इवेंट हो गया है, बजट में कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या हम मान के चले कि इस बार कुछ स्पेशल होने जा रहा है? देखिए, बजट को हम एक्साइटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन एक्साइटिंग भी बोल सकते हैं, नज़रिए की बात होती है। मेरा नज़रिया ये है कि तो बजट है, हिंदुस्तान का जो बजट होता है बड़ा यूनिक बजट होता है। हमने आज तक बीइंग फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, हमने आज तक अमेरिका के बजट की कभी बात नहीं करी है, हमने आज तक जापान के बजट की कभी बात नहीं करी, हमने आज तक UK के बजट की बात नहीं करी। पर इंडिया के बजट की हम बात क्यों करते हैं? इंडिया के बजट की हम इसलिए बात करते हैं बिकॉज बजट एक प्रकार का फोरम रहा है हिस्टोरिकली पिछले कई सालों से, जिसमें सरकार ने बड़े अनाउंसमेंट्स करे हैं, सरकार ने बड़े दिशा निर्देश दिए हैं और सरकार ने एक प्रकार की मोहर लगाई कि उनकी सोच क्या है। तो इस बजट के अंदर शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, मीडियम टर्म क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, आई थिंक इन 3 मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सर, एक चीज़ ये है कि टैक्स में थोड़ी रिलीफ मिले लोगों को, मिडिल क्लास काफ़ी परेशान है, वाकई परेशान है और वो आवाज़ें हम तक पहुंच रही हैं और ये वित्त मंत्री भी अच्छे सुन रही होंगी। अब जिस तरह से कंजम्पशन थोड़ी स्लो हो रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार वो जो राहत की बात हो रही है, डिमांड्स जो लोगों के हैं वो मीट हो पाएंगे? तो सबसे पहले बजट का बैकड्रॉप समझते हैं कि क्या कंपल्शन है, क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। भाई, बजट भी एक प्रकार का एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन नीड, which is based on assumptions and which is based on consumption। तो उदाहरण के तौर पे जी, कोविड के बाद बजट में आवश्यक हो गया था कि इकोनॉमी को अब किक स्टार्ट करें, तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर साइकिल चालू करा। जो सरकार अपना एक्सपेंडिचर स्पेंड करती थी वो GDP से 2% से भी कम था, वो 3.5-4% है, तो एक्सपेंडिचर उन्हें स्पेंड करना पड़ा। कोविड में उनको एलोकेशन देनी पड़ी वैक्सीन्स की, उनको उस समय कुछ और सोशल ग्रांट्स के लिए पैसे निकालने पड़े, तो उस समय का कंपल्शन था। उस समय का अजम्पशन था कि सरकार अगर स्पेंडिंग करेगी तो इकॉनमी वापस आएगी, जिससे टैक्स वापस आएगा, जिससे एक्सपेंडिचर साइकिल वापस चलेगी और जिससे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर काफ़ी मुनाफा होगा, वो अजम्पशन होता है। तो इस समय बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप पिछले बजट और इस बजट में काफ़ी डिफरेंट है। पहली बार हम कह सकते हैं कि जो भारत की इकॉनमी है वह थोड़ी स्लिप हुई है। डेटा है 8%, नहीं GDP की अगर आप देखें तो 8% की जो हम अजम्पशन करके बैठे थे, भी 8 तो नहीं रहेगा, 7.5 कहीं नहीं जाएगा, अब 7 भी मुश्किल लग रहा है। तो जो इकॉनमी में स्लो डाउन आया है, कंजम्पशन में बहुत, जो हम कह रहे थे कि भाई इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ती रहेगी, वैसा नहीं हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर केपेक्स अभी उम्मीद से नीचे है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर साइकिल है उसमें सुस्ताई देखने को मिल रही है, कोई भी कारण हो। तो ये आपके कंपल्शंस हैं कि इकॉनमी को आपको ठीक करना है, आपको मिडिल क्लास को संभाल के रखना है, टैक्स पेयर को खुश करना है और आपको इंश्योर करना है कि आप फिजिकल डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पिछला बजट जो था वह वोट ऑन अकाउंट था सेम टाइम, फिर एक इंटरिम बजट आया जो कि सरकार ने आती दिया। तो ये पहला बजट है अभिषेक, अगर आप मेरे से माने तो जो मोदी या NDA थर्ड का पहला फुल बजट है। तो पहला फुल बजट जो होता है विजन डॉक्यूमेंट भी बन सकता है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम अगले 5 साल में $10 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर करना चाहते हैं। तो उनको देख करके सरकार क्या बोल रही है और क्या ऐसा एक नया आइडिया हो सकता है सरकार का जो बोले कि भाई हम इंडिया को फ्यूचर रेडी कर सकते हैं। तो एक हो गया कंपल्शन कि आपको इकोनॉमी को ठीक करना है, एक हो गया इनोवेशन जिससे इकोनॉमी को आप और ऊपर करेंगे, और एक हो गया आपका डिसिप्लिन जो कि फिजिकल डिसिप्लिन है, वो सबसे ज़रूरी है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं सर। एक तो आपने कहा कि कंजम्पशन स्लगिश है और दूसरी इकोनॉमी में
स्पेशली हमने देखा कि वो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है तो वो क्लियर हो गया कि अच्छा प्रेशर कहाँ से आ रहा है। तो इन दो चीज़ों को अगर हम रिपेयर मोड में अगर ले जाना हमें तो वो क्या कदम होने चाहिए और क्या आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ गंभीरता से विचार करने वाली है बजट में? कंजम्पशन क्या होता है जी, आपके पास जो पैसा आता है आप उसको स्पेंड कितना करते हैं। आपके कमाई के दो रास्ते हैं, टैक्स कम कर दीजिए या कमाई बढ़ाइए। टैक्स कम करना इजी शॉर्टकट है, जिससे अगर आप टैक्स कम करेंगे तो सब बोलेंगे जी देयर विल बी मोर मनी इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर, तो वो तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। मगर दूसरा रास्ता है कि आप इन हैंड या कमाई के साधन क्या बढ़ा रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दैट रादर देन गिविंग अ फिश टू ईट टेल अ पर्सन हाउ टू कैच द फिश। तो कमाई के रास्ते कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इजी वे आउट है कि भाई आप थोड़ी टैक्स की रिबेट दे दें। अगर टैक्स की रिबेट देंगे तो 5,000 से 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम पर ईयर लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी में वापस आता है। मगर कितना वापस आता है साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। मगर जहाँ आपने कमाई के साधन बढ़ाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ आपको एग्जांपल कि इंडिया का जो जीडीपी अभी है वह एग्रीकल्चर से करीब 20% हो गया। जब हम और अब सिविक्स पढ़ते तो हम पढ़ते थे इंडिया एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, 55 से 60% एग्रीकल्चर से आता था। मैंने पढ़ा था 55 से 60%, अब वो 18 हो गया। हाँ। मगर टोटल पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज 40%। तो मैं दोबारा समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। आपका जो सर्विसेज, आपका जो एग्रीकल्चर जीडीपी है वो 20% से कम है, मगर 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन उस 20% पे डिपेंड कर रही है। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो जो 40% पॉपुलेशन है उसके हाथ में या तो पैसा बढ़े या वो प्रोडक्टिविटी गेन कैसे आए, या फिर वह जो स्लो डाउन आ रहा है इकोनॉमी में कंजम्पशन कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही पैराडॉक्सल सिचुएशन है जो हम श्योर सरकार उसके बारे में सोच रही है, मगर मुझे लगता है कि एक नया आइडिया मैं बता रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं बुनियादी नंबर्स की। बजट में नंबर्स होते हैं, तो बजट का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या होता है जी? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है जी? सपोज एक उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ एकदम सिंपल भाषा में कि भाई आपकी घर की कमाई 100 रुपया है और आपका खर्चा है 110 रुपया, तो जो 10 रुपया होता है वो होता है डेफिसिट जी। सरकार की कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा हैं बिकॉज हमें ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो वो जो ग्रोइंग इकोनॉमी में खर्चा करते हैं वो कमाई से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि एक हिंदुस्तान में अगर हम सरप्लस करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो होता है फिजिकल डेफिसिट। जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट उतना शेयर बाजार के लिए खतरनाक, जितना कम फिजिकल डेफिसिट उतना शेयर बाजार के लिए अच्छा। इस बार चर्चाएं चल रही है, तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं शायद 4.5 से 4.6 के बीच का कुछ रहेगा। ठीक होगा या फिर इससे भी थोड़ा टाइट? ये साल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम बात करें ये साल की जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है जिसको हम बोलेंगे FY25, लोगों का मानना है कि फिजिकल डेफिसिट जो सरकार ने टारगेट दिया था उससे भी कम रहेगा। अब तो बड़ी अच्छी बात है, मगर अचरज के बाद केपेक्स नहीं हुआ ना, फिर केपेक्स नहीं हुआ। तो बेसिक बात ये कि भाई फिजिकल डेफिसिट, अब आप खर्चा नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। तो फिजिकल डेफिसिट ट्रिकी हमेशा रहता है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो लोग बोलेंगे भाई फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, और अगर कम करोगे तो आप बोलोगे भैया ये तो ग्रोथ खत्म हो रही है। तो ये कोई एक फाइन बैलेंस नहीं है। मगर इस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करा है कि इन्होंने फिजिकल प्रूडेंस का जो पाथ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। तो फिजिकल प्रूडेंस का पाथ क्या होता है जी? अजम्पशंस ऑफ टैक्सेस, हम कितना खर्चा करेंगे, हम कहाँ पे खर्चा करेंगे। खर्चे करने के दो तरीके होते हैं सरकार के। एक तो होता है कि पॉपुलर स्कीम्स कर दें कि भाई आप स्कीम्स दे रहे हैं जिसके अंदर एंड यूज़र को या तो खाना, सामान, सामग्री या पैसा मिलेगा, पर आप बदले में कुछ नहीं ले रहे, आपने बैंक अकाउंटों में पैसा डाल दिया, जैसे अमेरिका में कोविड में सबने करा था। तो ये सरकार ने रणनीति नहीं अपनाई। उन्होंने बोला जी हम खर्चा करेंगे मगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेंगे, तो जिसकी वजह से हमको जो रिटर्न बैक मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो उदाहरण मैं बताता हूँ कि आपने अगर 100 रुपया खर्चा करा तो कंज्यूमर के हाथ में या एक नागरिक के हाथ में 100 रुपया आया, तो 100 का 100 तो वापस नहीं डालेगा इकोनॉमी में, 70 डालेगा, 80 डालेगा। वो 30 साल सेविंग में डाल देगा, पुराना ऋण चुका देगा, वो पूरा नहीं आता। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ खर्चा करा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वह मल्टीप्लायर के इफेक्ट से आता है। कैसे आता है? आपने रोड बनाई, रोड में सीमेंट लगेगी, सीमेंट जब आप लगाएंगे तो सीमेंट की डिमांड आएगी, फिर उसके अंदर टूल्स की डिमांड आएगी, फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की डिमांड आएगी, तो उसका थ्रोबैक आता है। तो सरकार ने बोला जो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है, अगर हम 100 रुपया इंफ्रा में स्पेंडिंग करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो 350 आता है। तो एक्सपेंडिचर तो ये मान के चलें कि नहीं, एक जो डिबेट होता है हमेशा कि फिजिकल प्रूडेंस या फिर पॉपुलिस्ट प्रूडेंस मेंटेन रहेगी सरकार की।
देखिए पॉपुलिस्ट क्या होता है, पॉपुलिस्ट होता है जी आप स्कीम्स के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू आप इकोनॉमी को ओल्ड थ्योरी थी। मैं इस थ्योरी को मान सकता था कि शायद इसका थोड़ा टिल्ट हमें देखने को मिलता है बिकॉज इलेक्शन के कंपल्शंस थे। अब इलेक्शन के कंपल्शंस वही नहीं, अगर स्टेट इलेक्शंस के अंदर थोड़े रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो भी मैं बोल सकता था भाई ये तो एक पॉलिटिकल इस समय कंपल्शन है कि आपको पॉपुलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, मगर वह भी नहीं दिख रहा है हरियाणा के इलेक्शंस और महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी स्कीम्स निकालनी पड़ेगी। पुरानी स्कीम्स आई हैं, पुरानी सरकारों ने कई गलतियां करी हैं, फार्म लोन वेवर जिसके अंदर वो एक फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं था, उस समय नीड ऑफ द आवर थी किसान भाइयों को मदद करना, बट इट वॉज नॉट अ वेरी फाइनेंशियल प्रूडेंट स्टेप। तो उस तरह की चीज़ें हुई हैं पास्ट में भी, जहाँ आप फार्म लोन वेवर दे देते कि अगर अदर चीज़ों का वेवर दे देते तो गलत थी। तो आप फिजिकल प्रूडेंस तो आपको रखनी पड़ेगी, दैट आई थिंक इज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। देखिए फिजिकल प्रूडेंस एक सरकार की एक इमेज है, ये सरकार पैसा उठाती है, ये सरकार की ग्लोबल ओपिनियन है, ये सरकार की ग्लोबल रेटिंग है। तो जहां आपने फिजिकल प्रूडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करा, आप अपने प्रॉमिस पे फिसल जाते हैं। जैसे हमारी टीना स्वदेश के दर्शकों को हमेशा प्रॉमिस रहती है स्टैटिक न्यूज़, एक्यूरेट न्यूज़, अनबायस्ड न्यूज़ एंड इंटेलेक्चुअली सेफ न्यूज़ हम आपको देंगे, हमारी प्रॉमिस है। तो सरकार की भी प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस से तो कभी हिलना नहीं चाहिए। तो फिजिकल प्रूडेंस मेरे हिसाब से एक सैक्रोसाइंट है, ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। सर अगला सवाल ये है कि जॉब क्रिएशन एक बड़ी चुनौती रही है सरकार के सामने और काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना भी पड़ा है। और जो पिछले चुनाव का नतीजा है, हमने काफ़ी कुछ रिफ्लेक्शन देखा कि ये इशू सही से एड्रेस किया नहीं गया। क्या इस बजट में जॉब क्रिएशन को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो इस पर फोकस करें? क्योंकि मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसके हिसाब से जॉब क्रिएशन सबसे बड़ा चैलेंज है, महंगाई से लोग निपटना अब सीख चुके हैं। देखिए हिंदुस्तान में जो महंगाई है वो 4 से 6% के आसपास रहती है, वो 4 से 6% हिस्टोरिकल महंगाई है। 4 के नीचे आती नहीं, 6 के ऊपर जाती नहीं, आती है तो अगले महीने वापस नीचे आ जाती है, नीचे जाती है तो वापस ऊपर आ जाती है। तो 4 to 6% की जो महंगाई का जो हम कहते हैं ना इम्पैक्ट है, वो हिंदुस्तान के अंदर हिस्टोरिकली रहा है। और आपको पता है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि चीज़ें सस्ती नहीं होती, महंगी होती हैं। इट इज़ इन योर माइंड सेट, क्योंकि आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। जैसे अमेरिका में कई साल तक 2% महंगाई थी, जब कोविड के बाद अचानक 6-7% की महंगाई आई तो वहाँ पे लोग हिल गए, बिकॉज दे वर यूज्ड टू सीइंग इन्फ्लेशन बिलो 2%। तो इंडिया में 4 से 6% महंगाई को जो लेकर के एक एडजस्टमेंट है, मुझे लगता है हो चुका है। यू नो इट्स लाइक सेइंग दैट आप समर के अंदर जाते हैं तो आप 5-10 मिनट बाद एडजस्ट कर लेते हैं अपने बॉडी को, टेम्परेचर को लेकर के। तो महंगाई को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इस समय कंसर्न है। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कंसर्न रही है और आज भी कंसर्न है और अब बड़ी कंसर्न हो रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हिंदुस्तान के अंदर स्किलिंग नहीं हो रही है। अब आपको मैं दोबारा उदाहरण वही देता हूँ, 40% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज डिपेंडेंट ऑन 20% ऑफ द GDP। तो उसके अंदर तो पर कैपिटा कम ही हो रहा है, बिकॉज GDP कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कम हो रहा है और वहाँ पर अपस्किलिंग नहीं हो रही है। तो अपस्किलिंग को लेकर के बड़ी समस्या है। मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा सेक्टर है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में लाखों करोड़ों जॉब्स बना सकते हैं? हमारे पास जो अभी बड़ा जॉब क्रिएशन का इंजन है वह सिर्फ IT, जहाँ पर आप एक बड़ी जॉब क्रिएशन देख सकते हैं, जो हमारी साइकिल है। मगर उसके अलावा आपको ऐसे कुछ बड़े काम करने पड़ेंगे जिसके अंदर नीचे से ऊपर तक की जॉब क्रिएशन। टूरिज्म इतना बड़ा सेक्टर है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं मिला। कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकता है टूरिज्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? महाकुंभ की पिक्चरें देख रहे हैं, हम रामलला की पिक्चरें देख रहे थे, कितना बड़ा इसमें जॉब क्रिएशन हो सकता है। रिलीजियस टूरिज्म बोले, इनडायरेक्ट टूरिज्म बोले, आप उसको रॉयल टूरिज्म बोले, आप उसको यूथ टूरिज्म बोले, बड़ा जॉब क्रिएशन हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बड़ा जॉब क्रिएशन हो सकता है, बिकॉज चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है। सिमिलरली मुझे लगता है कि स्किल्ड फार्मा, क्योंकि आपके पास स्किल है, स्केल है, टाइम है और जगह है, आप बड़ा कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट जस्ट पुटिंग रोड्स, नॉट जस्ट मेकिंग स्मॉल ब्रिजेस, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर आप काफ़ी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को पुश देना पड़ेगा। जो पुश होते हैं ना अभिषेक, वह सरकार ही करती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता है। उसमें एक चीज़ है, ये स्किल डेवलपमेंट की बार बार चर्चा हुई है बजट में, सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ आया है और कुछ चीज़ें मुझे याद है कि मोदी जी के फर्स्ट टर्म में शुरू हुई, अब कितनी इंप्लीमेंट हुई, कितनी आगे बढ़ी, कितनी मटेरियलाइज हुई, ये इसका कोई पुख्ता कोई डेटा तो शायद मिलेगा नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है, ये व्यक्तिगत सवाल आपसे, आपको लगता है कि सरकार के जो प्रयास रहे हैं वो बातों तक न होके ज़मीन पर उतर पाए हैं? देखिए हर खबर को एक अच्छी खबर और बुरी खबर, यू नो, जैसे एक एवरी स्टोरी हैज़ अ गुड एंड अ बैड साइड। द गुड साइड इज़ दैट इंटेंट है, एफर्ट है, मगर बैड थिंग इज़ दैट आउटकम नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री आउटकम नहीं है। अगर सेटिस्फैक्ट्री आउटकम होता तो आज आप और मैं चर्चा नहीं कर रहे होते, आज आप और हम बोल रहे होते कि कितनी जॉब्स क्रिएट हुई। देखिए इकोनॉमी का रुख बदल रहा है।
आज से 5 साल बाद इस एआई ज़माने में क्या मुझे एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी, आज से 5 साल पहले थी अब नहीं है। क्या उस इकोनॉमी में ऐसे नए जॉब्स क्रिएट हो पा रहे हैं जो कि फ्यूचर रेडी इंडिया को हो रहे हैं। हम अगर विकसित भारत की बात करें तो विकसित भारत की जो नीड्स रहेंगी वो एम्प्लॉयमेंट में बड़ी डिफरेंट स्किल्स रहेंगी। तो मेरे हिसाब से सरकार को उस एरिया में सोचना पड़ेगा कि हम नए भारत को लेकर के ऐसी कौन सी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नर्सेज, कितनी बड़ी, अगर आप यहाँ नर्सेस को सिखाने की काम करें तो काम हो सकता है। देखिए एक बड़ा अच्छा सरकार ने करा था, नंबर ऑफ IITs एंड IIMs कितने बढ़ गए। तो आप एक स्किल क्रिएट कर रहे हैं, मगर हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा, देखिए 6% ग्रोथ अच्छी है, मगर 6% ग्रोथ बहुत, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। हाँ, मतलब इंडिया में पोटेंशियल भी है और पोटेंशियल है। अभी जब जिस स्केल पे है उससे तो पॉसिबल भी है। चाइना जब ग्रो कर रहा था तो वो कई सालों तक 8 से 10% ग्रो कर रहा था जब उसमें बूम आया था। तो अगर ये इंडिया का अमृत काल है तो हमें 6% ग्रोथ पे अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम खुश हो सकते हैं, मगर वहाँ रुक जाएंगे फिर, क्योंकि 2-3 साल बाद ये 6 साढ़े 4 हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? बिकॉज इकोनॉमी का मोमेंटम होता है, एक टाइम होता है और एक समय होता है। तो जो आप यूथ में देखिए, अब ये समय होता है, इससे समय से पहले हमारा पीछे का गिर गया। तो जो समय होता है, समय अच्छा है अभी, और समय अगर अच्छा है तो उस समय आपको बेस्ट एंड आउट ऑफ एवरेज ग्रोथ करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ एवरेज ग्रोथ आप करेंगे तो जब नॉर्मल ग्रोथ वापस आएगी बेस की वजह से, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, अगर आपने लीनियर ग्रोथ कर रखी है तो वो एक एवरेज ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एवरेज ग्रोथ करते हैं, जब बुरा समय आएगा तो वो हिंदू ग्रोथ रेट 4.5 पे वापस आ जाएगी। आपने ट्रम्प की बात की, आपने एक्सपोर्ट की बात की, नहीं आपने एक्सपोर्ट की बात की, इकोनॉमी की बात की। क्या बजट में ट्रम्प फैक्टर रहेगा? क्योंकि ये देखिए टैरिफ की बात हो रही है, चाइना की इकोनॉमी से कुछ अच्छी डेटा निकल के आने शुरू हो गए हैं, क्या एक फैक्टर रहने वाला है वो? देखिए मेंशन तो होगा दैट वी आर एंटरिंग इनटू अ डिफिकल्ट ग्लोबल रिजीम एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वी हैव टू सेफगार्ड इट बाय प्रोटेक्टिंग आवर इंडस्ट्रीज। मेंशन तो होगा, कुछ कस्टम ड्यूटीज़ में चेंजेस आ सकते हैं, मगर उसके अलावा टैरिफ तो इस बजट में नहीं आएंगे ज़्यादा, क्योंकि कोइंसिडेंस की बात है 1 तारीख रात को ही ट्रम्प साहब टैरिफ देने वाले हैं। हाँ है। तो रिटेलिएशन किस प्रकार से होता है मुझे नहीं लगता बजट में अनाउंसमेंट्स आएंगे, पर मुझे ज़रूर लगता है दैट बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा ऑन वर्ड्स लाइक स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर, ग्रीन, क्लीन। मेरे को जो थीम लगता है इस बजट का रह सकता है वो रह सकता है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को लेकर के एक वास्तव में हमने देखा कि इंडिया में काफ़ी चेंजेस हो रहा है। 20% ऑफ द एनर्जी जनरेशन इन इंडिया सोलर, बैटरी हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता पे काफ़ी फोकस रह सकता है। ये जो 18-20 के भी रिन्यूएबल है सर, कैपेसिटी आपको क्या दिख रही है इसमें अगले 5 साल में अगर पूछें तो? देखिए जो कैपेसिटी जो सरकार बात कर रही है, तो सरकार तो बात कर रही है दैट वी विल बिकम कम्प्लीटली फॉसिल फ्री बाय 2047। होता ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। मगर मुझे लगता है कि इस बजट का जो सेंट्रल थीम हो सकता है वो हो सकता है एनर्जी। इस बजट का सेंट्रल थीम मुझे लगता है वो हो सकता है कि 2 या नए 3 सेक्टर्स पे बड़ा फोकस। ठीक है, सरकार एग्री इज़ नॉट अ इजी सेक्टर अभिषेक भाई, बिकॉज उसमें स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। तो सरकार एग्री में प्रोडक्टिविटी पे एक बात कर सकती है, मगर स्टेट के लॉज नहीं चेंज कर सकती है, और जब तक स्टेट के बड़े लॉज चेंज नहीं होंगे समस्या वहीं पर आ जाती है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अब 10 साल बाद ये सरकार कोलिशन गवर्नमेंट की बजट लेके आ रही है, क्या कोई प्रेशर होगा वित्त मंत्री के ऊपर किसी तरह का? कोई लैंग्वेज में हम सॉफ्टनेस देखेंगे उनकी तरफ से? भाई अगर स्टेट इलेक्शंस के आउटकम अगर डिफरेंट होती, जो स्टेट इलेक्शंस हुए हरियाणा और महाराष्ट्र, तो मैं बोल सकता था कि पॉलिटिकल कंपल्शन आ सकता है, मगर ऐसा तो नहीं हुआ है। तो सरकार तो एकदम उसमें हो सकता है कि कुछ स्टेट्स को ज़्यादा सेंट्रल ग्रांट्स मिल जाए, ये पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है। इन अंग्रेजी में बोलते हैं दैट दे विल हैव टू परहैप्स दिस इज़ द मीट विच वुड बी थ्रोन एट अस, विच इज स्पेशली बिहार और चंद्रबाबू नायडू साहब का जो स्टेट है उसको मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सेंटर के एलोकेशंस आ सकते हैं। मगर कुल मिलाकर के इस बजट के अंदर मार्केट के अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो टैक्सेस पे चेंज नहीं होना चाहिए। अगर LTCG STG में टैक्स हो तो मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब खबर है वो। सेकेंड, मुझे लगता है कि बजट को के पहले मार्केट इस समय बड़ा ढीला है जी, क्योंकि मार्केट इतना ढीला है तो मार्केट के अंदर अच्छी सी न्यूज़ भी स्पार्क कर सकती है। तो अनलाइक लास्ट बजट मार्केट के हिसाब से पोजीशनिंग मार्केट की लाइट है और शॉर्ट है। एक आखिरी सवाल। हाँ जी। आखिरी सवाल ये है कि ET9 स्वदेश पर अगर लोगों को बजट देखना है, क्यों देखना है, 1 मिनट बताइए आप। देखिए आपको कोई भी चैनल पे आना चाहिए जहाँ पर आपको खबर,
एकदम करेक्ट मिलती है, एनालिसिस एकदम इंडिपेंडेंट मिलता है, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन आपको साफ साफ मिलती है और जहाँ हम आपको बता सकते हैं एकदम सिंपल भाषा के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब अनुभव से आता है। तो ET Now का उस दिन जो पैनल रहेगा ये सब अनुभवी लोगों का पैनल है। तो आप कहीं भी जा रहे ना जाएं, 7:30 बजे हमारी बजट प्रोग्रामिंग चालू हो रही है, बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर चलिए, समय देने के thank लिए। you। तो ET Now स्वदेश के साथ आप बने रहिए, प्री बजट की हमारी ये कवरेज जारी है और बजट के दिन ET Now स्विच करना भूलिएगा नहीं। 1 फरवरी सुबह 7 बजे से हम होंगे लाइव। फिलहाल इस शो में इतना ही, नमस्कार।